डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष हूं। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और उसमें एनसीईआरटी सीरीज की क्या भूमिका है। क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी सीरीज की क्लासेस चला रहा हूं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूं। इसीलिए मैंने टॉपिक लिखा है स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड रोल ऑफ एनसीईआरटी। सबसे पहले आप किसी भी कंपटीशन की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं या सर्विस में जाना चाहते हैं, जिसमें कि यूपीएससी की सर्विसेज हैं, उसमें आईएएस से लेकर और तमाम तरह की पोस्ट आती हैं। इसी तरह से पीसीएस एग्जाम्स होते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम्स हैं और भी कई एग्जाम्स होते रहते हैं। सभी एग्जाम्स में कोई भी प्रतियोगिता में बैठेंगे, प्रतियोगिता मतलब कि जहां पर एप्लीकेंट जो हैं ज्यादा हो और पोस्ट या पद कम होते हैं, तो वहां पर कंपटीशन तो हो ही जाएगा। तो आप जब उसमें जाएंगे तो आपसे टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट होगा, ओरल होंगे या इंटरव्यू होंगे, तमाम तरह के टेस्ट होंगे। जो लिखित परीक्षा या रिटन टेस्ट होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, माने छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस, और या छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, मैचिंग के होते हैं, या वेरी ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और कुछ बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सभी के लिए एक बेस होना जरूरी है, एक आधार बनाना आपको जरूरी है। अगर कोई भी आप इमारत या मकान खड़ा करना चाहें और उसका नींव ही मजबूत ना हो तो मकान नहीं टिक पाएगा। बस यही हाल है कि आप जब किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा में बैठ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन बैठ रहे हैं, तो एक आधार बनाइए। तो ये जो आधार बनाएंगे और उसकी जो आप प्लानिंग करेंगे, वही तो स्ट्रेटजी है, वही उसकी रणनीति है। तो ये स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी कंपटीशन की आप काम कर रहे हैं तो आप रणनीति बनाइए। ठीक है, रणनीति किस चीज के लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि पद कम होते हैं और छात्राएं ज्यादा होते हैं। तो वहां तो हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और वहां पर सिलेक्शन नहीं बल्कि रिजेक्शन किया जाता है, और उसमें जो सबसे अच्छा होता है उसको चुना जाता है। तो आपको अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक किसी रणनीति बनाकर जाइए तो आप सफल होइएगा और अपने को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझिएगा। और देखिए, अब इसमें एनसीईआरटी का क्या रोल है, आप पूछ सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर ये प्रतियोगिता की जो परीक्षा है और एनसीईआरटी सर 6 क्लास की किताबें पढ़ने को बोलते हैं, 7 क्लास के बोलने को बोलते हैं, तो इसका क्या महत्व है? तो वही मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी है, जो मैं यहाँ पर फाउंडेशन की बात किया, फाउंडेशन की जो बात किया वो आपको एनसीईआरटी देता है, फाउंडेशन। क्योंकि तमाम तरह की किताबें हैं, लेकिन एनसीईआरटी माना जाता है। आप प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, जो भी आंसर देंगे तो जो सबसे सर्वमान्य आंसर है उसी को माना जाएगा। उसमें बहुत विषयों पर बहुत तरह के डिबेट होते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह पर विशेष रूप से, लेकिन एनसीईआरटी के ही रुख को माना जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई संस्था होती है और इसमें तमाम तरह के विद्वान बैठ के और एक सिलेबस तैयार करते हैं और चीजें लिखते हैं, तो इसको हम फॉलो करते हैं। तो ये फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। देखिए, ये हम लोग का अपना अनुभव बताता है कि बेस्ट है, बेस्ट फॉर फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नॉलेज के लिए फाउंडेशन। कोई भी अपना फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान का फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का फाउंडेशन, नॉलेज का जो फाउंडेशन आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें एनसीईआरटी से बेटर कुछ माना नहीं जाता है। अब इसमें एनसीईआरटी क्या क्या आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी में जो मैं बता रहा हूं कि एक तो हिस्ट्री है, ले लीजिए, सोशल साइंस का मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं, हिस्ट्री।
इसी को हम इतिहास बोलते हैं, इतिहास। और इस पर आप विश्वास कीजिए, जो जो इस नुस्खा को अपनाया वो सफल हुआ, बहुत जल्दी सफल हुआ। तो हिस्ट्री है, यह आपको देखिए ये क्लास है, तो ये क्लास, मैं यहाँ पर क्लास लिख रहा हूँ। ये देखिए 6 से लेकर 6 to 12 तक एनसीईआरटी, ये छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बहुत जरूरी है सभी के लिए। इसमें चाहे उनका बैकग्राउंड उस स्टूडेंट का साइंस का रहा हो या ह्यूमैनिटीज का रहा हो यानी आर्ट्स का रहा हो या उनका कॉमर्स का रहा हो, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है तो ये पढ़ना पड़ेगा। अगर वो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर भी है और वो चाहता है कि नहीं मैं आईएएस के एग्जाम निकाल लूं, तो उसको भी इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो हिस्ट्री जो है 6 से 12 तक आप पढ़िए। इसी तरीके से आप देखिए सिविक्स, सिविक्स जो कहा जाता है, सिविक्स यानी कि हम इसको राजनीति शास्त्र बोलेंगे, राजनीति या नागरिक शास्त्र, राजनीति या नागरिक शास्त्र, ठीक है, सिविक्स है, इसी को नागरिक शास्त्र बोलते हैं। तो यह भी क्लास 6 to 12, ये भी क्लास 6 से 12 तक पूरा इसका स्टडी करना पड़ेगा। और ये बहुत कठिन बात नहीं है, देखने में नंबर ज्यादा लग रहा है, ऐसे आप इसको पढ़िए। तो यह आप एक किताब को अगर आप मनोयोग पूर्वक पढ़िए, लेके कहीं घर में बैठ जाइए एकांत में या लाइब्रेरी में चले जाइए, तो 1 से 2 दिन में किताब आप खत्म कर दीजिएगा। तो लेकिन जब इसको आप पढ़िएगा धीरे धीरे, इसमें इतनी बातें मिलेंगी कि आपके पास एक ज्ञान का बहुत सुंदर भंडार आपके मन में आ जाएगा। और आपकी समझ इतनी बढ़ जाएगी कि आप किसी भी परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक करेंगे। तो ये एक बात बताऊंगा, इसके आगे मैं कुछ और बात आपसे बताऊंगा। साथ ही साथ देखिए ये है जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी जिसी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये भी कक्षा से 6 से 12 तक, ज्योग्राफी भी 6 से 12 कक्षा तक इसको आप पढ़ लीजिए। फिर इसी के साथ आ जाइए इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। तो ये तो कक्षा 9 से शुरू ही होता है, से 6 क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं है। तो ये कक्षा 9 to, ठीक है, और 9 to 10 तो पढ़िएगा, 9 to 10 प्लस selected part of 11th and 12, सभी नहीं। इसमें 9 to 10 तो पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 11th और 12 का सिलेक्टेड पार्ट पढ़ना होगा, सब कुछ नहीं पढ़ना होगा क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है। फिर उसके पास कुछ किताबें हैं तो उसको आपको पढ़ना होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें सिलेक्टेड पार्ट ऑफ 11 12 पढ़िएगा और 9 2 पढ़िएगा। फिर इसके बाद आ जाइए मैथ्स, मैथ्स भी, मैथमेटिक्स की भी मैं बात करता हूं, ये भी सभी को जानना जरूरी है। ये देख लीजिए, मैथ्स में आप आराम से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 to 10th क्लास तक, 7 to 10th, 10वीं क्लास तक, 7वीं से 10वीं क्लास तक मैथ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे और आगे भी आप जाएंगे तो आपको ये तैयारी करना होता है। कहीं परसेंटेज का क्वेश्चन पर पूछ देता है, कहीं कुछ, तो इसको ये, और यहाँ तक सभी बच्चे पढ़े होते हैं, 10th क्लास तक तो सभी बच्चे पढ़े होते हैं। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको देख लीजिए। तो इतना तो आपको जरूरी है। और आइए साइंस, ये गणित हो गए, गणित। और ये देखिए साइंस, साइंस जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं, इसे हम विज्ञान बोलते हैं, साइंस, ठीक है। ये साइंस भी आप यहां पर देख लीजिए कि क्लास 6 to 10, क्लास 6 to 10 तक साइंस आपको पढ़ लेना है। इसके बाद सिलेक्टेड पोर्शन सभी में पढ़िएगा, उसके आगे विशेष नहीं जाना है। इतना तो आपको तैयारी करना होगा बेस बनाने के लिए। इतना पर आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप में ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिएगा। अब एक बात मैं बताऊंगा, जैसे मैं देखिए अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं,
मेरी क्लास को आप देखिएगा डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल पर। मैं कोशिश करता हूं कि हिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूं, है तो क्लास 6 का, लेकिन उसके साथ साथ ये मेरा पूरा यह प्रयास होता है कि जो आसपास की चीजें हैं वो मैं आपको अभी ही बता दूं। और फिर भी उसमें बहुत चीज बचेगा जो जिसके लिए आपको स्पेशल किताबों को, कुछ बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत चीज मैं बता देता हूं। तो आप ये डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में जो एनसीईआरटी सीरीज हम चला रहे हैं इसको आप जरूर देखिए, क्योंकि ये मेरा पूरा है कि मैं अभी से ही आपको फाउंडेशन बना रहा हूं। मैं सिर्फ क्लास 6 नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि इसमें आपका फाउंडेशन बेस मजबूत करता हूं, और उसमें जो आसपास की चीजें हैं मैं उसको अभी बता देता हूं कि आप उसको समझ जाइए और आपके दिमाग में आ जाए। और ये सब जो आपको बताया जाता है एक बहुत विशाल अनुभव के बाद बताया जाता है, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज की तैयारी मैं खुद भी किया हूं, तो मुझे ज्ञान है कि क्या है, और उसमें बहुत दूर तक हम लोग गए भी हैं। वो फिर जो कोचिंग संस्थान है, बच्चों को तैयारी कराया गया, बच्चों ने इसी अप्रोच से और बड़े एग्जाम को, आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक किया। तो ये आपको अनुभव के बाद बता रहा हूँ। साथ साथ खुद भी हमने जो अपनी एकेडमिक कैरियर आप देख सकते हैं, मैं उसमें लिखा हूँ अपने चैनल पर, तो देख सकते हैं। तो जो हमने इतना जो पढ़ाई किया और डॉक्टरेट किया, एमए किया, एमफिल किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो ये सब में ज्ञान अनुभव हो जाता है। तो अनुभव के आधार पर आपको ये बताया जाता है। एक और बात बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हम हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब सपोज कीजिए कि हम जैन धर्म पढ़ा रहे हैं, जैन धर्म, और जैन धर्म में आ गए, तो देखिए बुक में क्लास 6 में जैन धर्म में तो सीधे आ रहा है, मोटी मोटी बात बता दिया जा रहा है, लेकिन इसमें मैं पूरी बात बताता हूँ। और इसमें अब महावीर स्वामी की बात आ गई, तो महावीर स्वामी की बात आई तो मैं तो ये बताऊंगा कि 24वें तीर्थंकर है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, इतना तो लिखा है कि ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, लेकिन ये उसमें यह भी बताया जाया कि नहीं, पहला तीर्थंकर ये ऋषभ देव थे, उनके बारे में जो डिटेल्स हैं कि उनकी प्राचीनता बहुत ऋग वेद तक जाती है। फिर उसके बाद जो 22वां तीर्थंकर आते हैं अरिष्ट नेमी है, 23वां जो है पार्श्वनाथ है, वही महावीर के गुरु भी थे या महावीर उनके शिष्य थे और राज परिवार से वो बिलोंग करते थे। और उसके बाद फिर आपके महावीर आते हैं। फिर महावीर स्वामी जब आ गए तो महावीर स्वामी के नाम के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि देखिए इनको कई नाम से जाना गया है। वर्धमान भी इनका नाम था, वर्धमान जन्म बचपन में, और फिर इन्हीं को निगंथनाथ पुत्र भी कहा जाता था, ये बताया जाता है। ये जैन धर्म है तो इसको कई नामों से स्यादवाद, अनेकांतवाद, देखिए मैं लिखने लगूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, अनेकांतवाद, नयवाद इसे कहा जाता है, नयवाद। तो ये सब बताया जाता है कि आपको उसी समय बहुत ज्यादा जानकारी हो जाए। और बुक्स में तो डायरेक्ट लिखा है कि आज से 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में, महावीर और बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट भी बताया जाता है ताकि आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ हो। और ऐसे हर जगह आप क्लासेस देख सकते हैं और इसको आप रियलाइज कीजिए। ये भी कुछ कोशिश है कि जो बच्चा क्लास 6 का है वही अगर अभी से इस चीज को देखेगा तो उसका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें छोटे छोटे सीरीज बन रहे हैं और इसलिए कुछ इसके पार्ट्स बन जा रहे हैं। तो कोई सीरीज 10 मिनट का भी है और कोई आधे घंटे का भी हो रहा है, लेकिन इसी आसपास में इसको हम चलने का प्रयास करते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई 30 मिनट्स हमने सोच के बना रहे हैं, उसमें 35 हो गया, लेकिन छोटे छोटे सीरीज 20 मिनट्स के, 10 मिनट्स के, 15 मिनट के, ऐसे सीरीज बनाई जा रही है। आप कभी भी उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और पेन पेपर पर उसको नोट डाउन करते जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद्धति आपको हिस्ट्री यानी इतिहास के किताब में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, साइंस में, सभी में फॉलो की जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है एनसीईआरटी सीरीज, और ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता होता नहीं है। तमाम लोग आपको तमाम तरह के रास्ते बता सकते हैं, लेकिन सभी के रास्ते सही हो सकते हैं। मैं किसी का यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, सभी वंदनीय है, लेकिन ये बहुत आजमाया हुआ रास्ता है कि एनसीईआरटी को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं
हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ से कुछ पार्ट और साइंस के कुछ पार्ट। अब डरिए नहीं, ये 7 क्लास के मैथ्स आप बच्चों को पढ़ने में कितना समय लगेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा जो उसकी बेसिक चीजें हैं, डेसिमल, रेशियो, परसेंटेज, तो क्लियरिटी आएगी। ये साइंस में भी यही बात है, 6 क्लास के साइंस सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। उसमें छोटी छोटी बातें हो सकता है कि एसिड है, बेस से आप छूट रहा हो, तो ये सब आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये बहुत फायदे की चीज है और इसीलिए आप एनसीईआरटी सीरीज के साथ बने रहिए। और यह आपको यकीन कीजिए कि विश्वास से इसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर में विश्वास नहीं होगा तो पेशेंट को उसकी दवा अच्छी तरह से सूट नहीं करती है। तो आज का जो स्पेशल क्लास मैं इस पर दे रहा हूं कि आपके लिए बहुत काम की चीज है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है, और कोई भी देखिए शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इतना तो आपको अध्ययन ज्ञान आपको लाना ही पड़ेगा, इतना अध्ययन करना पड़ेगा, और इतना अध्ययन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये इतनी चीज हमने लिखा है, लेकिन अगर मनोयोग पूर्वक आप पढ़ाई करते हैं और 10 घंटा की या 8 से 10 घंटा पढ़ लेते हैं और आप 4 से 5 महीना पढ़ लेते हैं, ये सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये 4 और 5 माह के बाद आप अपने को एक बहुत भरा पूरा आप पाएंगे कि आपके अंदर ज्ञान भर गया है और आपकी समझ बहुत तेज हो गई है। अब इसके बाद कुछ और हर चीजों में कुछ चुनिंदा बुक्स है, उसको पढ़िएगा, और किसी जिस एग्जाम का आपको देना है उस एग्जाम के कम से कम, ऐसे तो 10 ईयर्स कहा जाता है, लेकिन कम से कम आप उसके 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर उसको, और आपको अनुभव हो जाएगा देख के। और फिर परीक्षा में जाकर बैठिए तो देखिए कितनी तैयारी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं और सब में पूछी जाती हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं से कहीं भी देखिए, जहां भी जीएस है, जीके है, जीएस यानी कि जनरल स्टडी, और जीके जो है जनरल नॉलेज, या सी सेट वगैरह, हर जगह पूछा जाएगा। यहाँ तक कि जब आप इंटरव्यू में जाइएगा, साक्षात्कार में, कोई तो इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस आएंगे इसके इर्द गिर्द घूमेंगे और आप अच्छा इंटरव्यू दे पाइएगा। तो ये इतनी, कहीं भी आपको अपने को एक तरह से प्रेजेंट करना है, सब प्रेजेंटेशन में ये सब चीज आपको काम करेंगे। तो आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है, और इसलिए आप इसमें लग जाइए और डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी रणनीति के साथ पढ़ाया जा रहा है कि कहने को तो क्लास 6 है, कहने का क्लास 7 है, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ बातें हैं। और जो बच्चे जनरली आप कभी पढ़े होंगे क्लास 6, आप पास, अगर आप अभी आप एमए में पढ़ रहे हैं तो बिना क्लास 6 और 7 के बाद तो आप बाद ही में आए होंगे, लेकिन तब तक बहुत चीजें, बातें दिमाग से हट जाती हैं, निकल जाती है, इसलिए वो रिवाइज आपका भी होता है। और साथ ही साथ उस चीज के अलावे भी मैं आसपास चीजों को बताता हूँ। हाँ, ये है कि कोशिश किया जाता है कि बहुत ज्यादा विषयांतर न हो जाए, इसलिए एक लिमिट में रखकर और जो आसपास की चीजें हैं उसको बता दिया जाता है, ताकि आप एक तरह से हमेशा अपने को रिफ्रेश करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और आपका ज्ञान जो है, नॉलेज जो इनरीच होता रहे और आप में वैल्यू ऐड होता रहे। तो ये प्रयास है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा की रणनीति या स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी सीरीज जो है वह इसेंशियल है, अनिवार्य है, जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो बस यही हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और आप अभी तक डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आप कर लीजिए। एनसीईआरटी सीरीज तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ साथ कुछ और चीज बीच बीच में मैं डालता हूँ। जैसे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी डाला जाएगा। तो ये सब चीजों को भी पढ़ना है कि आप ये सभी जानिए। इसी के साथ साथ जैसे जो भी है आपका आर्ट एंड कल्चर से है, भारतीय इंडियन कल्चर पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे वेद से, पुराण से, उपनिषद से, तो पूरा तो आप वेद पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन उससे मेन बात पूछा जाएगा। तो उस सब चीजों को भी हम यहाँ पर डालते रहते हैं। अब बार बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र कहाँ से आया है, तो ये ऋग्वेद से आया है। तो ये सब चीज भी मैं बताता रहता हूँ और उसके लिए भी बना हुआ है। तो बिल्कुल डॉक्टर एके ओझा ये जो यूट्यूब चैनल है एक एजुकेशनल चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप ध्यान से आप देखिए और रेगुलर देखिए। आपके मन में किसी भी तरह का शंका हो, प्रश्न हो, डाउट हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट्स
बॉक्स में इसे जरूर लिख दीजिए। मैं सभी कमेंट्स को बिल्कुल केयरफुली पढ़ाई करता हूं। तो ये सब चीजें हैं और इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।